नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीके शिवशु। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सीटेट का जो एसएसटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लेके आए हैं। और दोस्तों, ये जो कोचिंग हम आपको दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, फ्री ऑफ कॉस्ट और बेस्ट कोचिंग है सीटेट के लिए, खासकर एसएसटी और ईवीएस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल चारबाग का स्थल नहीं है? ऑप्शन 1 हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन 2 कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ऑप्शन 3 शालीमार बाग, ऑप्शन 4 लाल महल बारी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर अगर हम देखें तो कौन सा युग्म मुगल चारबाग का एक स्थल जो है वो नहीं है, उसके रूप में हमारा कौन सा आंसर है? ऑप्शन 2 कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ये हमारा मुगल चारबाग का स्थल नहीं है। क्योंकि कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और इसमें चारबाग पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया है। और शेष दिए गए जो विकल्प हैं हमारे हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग और लाल महल बारी, इसके अंदर जो है चारबाग का प्रयोग जो है करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। ऑप्शन 2 ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 3 ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है। ऑप्शन 4 संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने अपने कानून होते हैं। क्योंकि पंचायती समिति पंचायत स्तर पर द्वितीय स्तर में आता है और ग्राम सचिवों की नियुक्ति होती है, न कि निर्वाचन किया जाता है। ग्राम पंचायत की अवधि जो होती है वो 5 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? ऑप्शन 1 कबीर, ये थोड़ा आंसर गलत हो गया है, कुबीर लिख दिया, कबीर। ऑप्शन 2 मीराबाई, ऑप्शन 3 गुरु नानक, ऑप्शन 4 रविदास। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है, क्योंकि बीजक के नाम से ही जो संरक्षित किया गया है कविताएं वो है कबीर की। और पंचवाणी, क्योंकि बीजक और पंचवाणी जो है वो उनके जो संग्रह हैं, उनके विचारों के, उपदेश के, कविताओं के, वो इसी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़कंटका के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 यह समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनसे दूसरे राज्यों के निर्यात करके धन कमाया। ऑप्शन 2 यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। ऑप्शन 3 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटका पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। ऑप्शन 4 यह राज्य केवल नगरों से बना है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, यह एक समृद्ध राज्य था और इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उनके दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया था। और ये हाथियों के लिए ही बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। साथ ही दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत को जोड़ने का कार्य करना था। इसी कारण अकबर ने इसे अपने अधिकार में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ऑप्शन 1 राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन 2 गुज्जर प्रतिहार काल, ऑप्शन 3 चालुक्य काल या ऑप्शन 4 गुप्त काल। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है, एलोरा जो है, एलोरा की गुफा वो महाराष्ट्र में है
और यहाँ की गुफा हिंदू बौद्ध जैन धर्मों से संबंधित है। और एलोरा की गुफा 15 में राष्ट्रकूट शासन काल की कलाकृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? ऑप्शन 1, यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है। ऑप्शन 2, यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदले में धन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 3, यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। या ऑप्शन 4, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय करने वाली वस्तु का ही आदान प्रदान किया जाता है, तो एक तरीके से एक खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? ऑप्शन 1, डेल्टा। ऑप्शन 2, रेगिस्तान। ऑप्शन 3, हिमोड। या ऑप्शन 4, समुद्री गुफा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है रेगिस्तान। रेगिस्तान में हवाओं से पत्थर घिसकर एक विशेष आकृति का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे छत्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? दोस्तों, आपके ऑप्शन जो है वो ये रहे। ऑप्शन 1, मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन 2, नादिर शाह। ऑप्शन 3, निजाम उल मुल्क आसफ जहां। या ऑप्शन 4, अली वर्दी खां। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मुर्शिद कुली खान के समय बंगाल पर मुगल नियंत्रण कम होने लगा था और अली वर्दीन खान के समय बंगाल जो था वो पूरी तरीके से बंगाल पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज को नहीं माना जाएगा? आपके ऑप्शन है, पहला कैनिंग। ऑप्शन 2, कार्नवालिस। ऑप्शन 3, डलहौजी। या ऑप्शन 4, हेस्टिंग। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, डलहौजी ने ये चीज़ बोली थी कि उसने ही घोषणा करी थी कि बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनके बाद जो उनके वंशज होंगे वो बादशाह की पदवी नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण में एक नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालचारी, पोर्ट्रेट रामुलु। या ऑप्शन 4, महात्मा गांधी। दोस्तों, इसका सही जवाब है श्री राजगोपालचारी, जो कि वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। उसमें ये तिरुचिरापल्ली में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई, जिसे परगाली सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है। ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई और जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप लेके आए थे? ऑप्शन 1 है आपका मसाले। ऑप्शन 2, फुटकर माल। ऑप्शन 3, सूती कपड़े। या ऑप्शन 4, मलमल। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, सूती कपड़े। सॉरी, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 3 है, सूती कपड़े। क्योंकि कैलिको एक सूती कपड़ा था और जो कि मध्यकाल तथा अंग्रेजों के आगमन तक ये भारत का सर्वाधिक निर्यात होने वाला मद था। ब्रिटिश शासन की नीतियों ने भारतीय वस्त्र उद्योग को तबाह कर डाला था बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1, विवृत खनन। ऑप्शन 2, उत्खनन। ऑप्शन 3, कुपकी खनन। या ऑप्शन 4, प्रवेधन। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है प्रवेधन। प्रवेधन विधि द्वारा गहराई में जाकर खनिजों की खोज तथा उत्खनन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम का एक उदाहरण बताइए। ऑप्शन 1, वास्तविक संसाधन का। ऑप्शन 2, निक्षेप संसाधन का। ऑप्शन 3, संभाव्य संसाधन का। या ऑप्शन 4, भंडार संसाधन का। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है
वह है ऑप्शन 3 संभावित संसाधन का। लद्दाख में प्राप्त यूरेनियम का उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए संभावित संसाधन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? ऑप्शन 1 सौर ऊर्जा, ऑप्शन 2 भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन 3 ज्वारीय ऊर्जा या ऑप्शन 4 पवन ऊर्जा। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है भूतापीय ऊर्जा। गर्म जल के झरने का निर्माण जो है वो पृथ्वी की आंतरिक ताप ऊर्जा से होता है और गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन कीजिए, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी है ये बतानी है। ऑप्शन 1 यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। ऑप्शन 2 इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषि अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है कृषक। ऑप्शन 3 इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। या ऑप्शन 4 यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि होती है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। तो संसार में जो प्रचलित रोपण कृषि है वो जो कि वाणिज्य ऑप्शन 4 हमारा सही है। इसकी सही विशेषता यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि होती है जो कि विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है, क्योंकि रोपण कृषि जो है वह व्यापक पैमाने पर की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ अर्जित करना होता है, अतः इसमें वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? ऑप्शन 1 पुणे, ऑप्शन 2 बेंगलुरु, ऑप्शन 2 चंडीगढ़ या ऑप्शन 4 कोच्चि। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 बेंगलुरु, क्योंकि भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। यहाँ आईटी उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके विकास का कारण यहाँ मध्य और शीर्ष स्तर की प्रतिभा की उपलब्धता तथा उसके लिए व्यापक प्रबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। ऑप्शन 1 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन 2 कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, ऑप्शन 3 नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि या ऑप्शन 4 देश का प्रत्येक नागरिक। राज्य की विधायिका, तो अगर हम इसकी बात करें तो राज्य की विधायिका में राज्य के नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे सही है। परंतु कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल होने के कारण जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य भी राज्य की विधायिका में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, हाँ, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के अनावरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज की जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। ऑप्शन 2 सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और बाद में केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है। ऑप्शन 3 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है। या ऑप्शन 4 सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज किया जाता है और इसके बाद पुलिस जो है एफआईआर दर्ज कराई जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में कौन सा कथन सही है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा पहला सही है, क्योंकि पहले जो है पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज करती है और उसके बाद जो है मामला अदालत में दर्ज कराया जाता है। परंतु कुछ मामले में न्यायालय अपने संज्ञान में आने पर एफआईआर दर्ज कराने को कहता है, यानी पहले जो है अगर अदालत को पता चल जाता है एफआईआर से पहले, तो अदालत जो है वो एफआईआर दर्ज कराने को बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप लेकर गए थे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये है हमारे सूती कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ दोस्तों यहाँ पे हमारी क्लास आज की ख़त्म होती है, सारे क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।